हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही चुके हैं एंड थंबनेल में भी देख चुके हैं, वी गोना सॉल्व द CUET 2022 का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वी गोना बी टारगेटिंग जर्नल टेस्ट में जो जीके पोर्शन होता है उसको। ना व्हाई एम पिकिंग दिस पोर्शन, इसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट सेशन में बता भी चुका था कि क्योंकि आप लोग कोई और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब के सब काफी ज्यादा सॉर्टेड होता है। लेकिन जीके पोर्शन में काफी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो जीके पोर्शन को अगर आप स्पेसिफिकली जाकर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा डॉन्टिंग लगेगा, बहुत ज्यादा टफ टास्क लगेगा। बट हमारा यहाँ पर ये मोटिव रहेगा कि आपको ये जीके वाले पोर्शंस का बहुत ही ज्यादा एकदम क्रक्स मटेरियल में आप लोग की रिवीजन भी करा दें। अब रिवीजन कैसे कराएंगे? देखो यार, अगेन वी गोना सॉल्व, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन यार वो ओल्ड वाला तरीका नहीं अपनाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन है और आप मेरे को बताओगे कि इसका आंसर ये है। अब यार क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होता है। हाँ, ये है कि टॉपिक रिपीट हो सकता है। टॉपिक रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से या फिर ज्योग्राफी से जो पहला क्वेश्चन आया, हो सकता है कि उसी टॉपिक के आसपास दोबारा क्वेश्चन आए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें और उनसे जितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करें। तो यही चीज मैं यहाँ पर कराऊंगा आप लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने शायद ऐसे सेशंस बहुत ज्यादा कम देखे हो। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर सेशन पसंद में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी कमेंट में ये भी जरूर मेंशन करना कि ऐसा सेशन आपको और रेगुलर बेसिस पे चाहिए और पेपर्स वगैरह सॉल्व कराऊं या नहीं, ये जरूर बताना। चलो भाई, बातें बहुत ज्यादा होगी, विदाउट फर्दर अडू सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज एक्ट्रेस एंड मॉडल हरना संधू वाज क्राउन्ड एज द मिस। मिस कौन से बनी थी इन दिसंबर 2021? अब देखो ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया, आपसे 2022 या 23 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सर वैसे तो ये हरना संधू जी, इसका आंसर जो था वो बनी थी मिस यूनिवर्स बनी थी, लेकिन क्या आपको अब ये वाली चीज याद रखनी है? बिल्कुल भी नहीं। चलो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे लिखा हुआ है मिस वर्ल्ड के बारे में। तो मिस वर्ल्ड इस प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको कौन देखने को मिलेंगी? दैट इज 2022 के अंदर, 21 के अंदर नहीं, 22 के अंदर जो आपकी रिसेंटली जो बनी, वो उनका आंसर क्या था? उनका नाम था कैरोलिना। कैरोलिना। ये इस तरह से याद रखनी चीजें, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। ब्लेवस्का, ये कहां से सर बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। अब ये पोलैंड भी बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज पोलैंड इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, और यूक्रेन रशिया वगैरह आपको पता ही है कि काफी कुछ चल रहा है मामला। देन कम्स इज मिस इंडिया। अब मिस इंडिया का अगर हम देखें तो मिस इंडिया आपको यहाँ पर रिसेंटली, अभी एक्चुअली बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, ये 2023 के अंदर क्राउन की गई है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं करंट अफेयर की वीडियो के अंदर भी कवर कर दूंगा। और मिस इंडिया इस कौन बनी है यहाँ पर इस बार की? दैट इज नंदिनी गुप्ता। तो गुप्ता जी की लड़की बनी है, दैट इज मिस इंडिया, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2021, ये तो होगी 21, तो यहाँ पर क्या थी? हरनाथ संधू जी थी। लेकिन इन्होंने ही इसी साल आपको क्या पता है क्राउन कराया इन जनवरी। जनवरी के अंदर आपको देखने को मिला 2023 के अंदर आपकी जो मिस यूनिवर्स आपकी बनी है वो कौन बनी है? दैट इज बॉनी गैब्रियल। अब ये कौन से कहां से बिलोंग करती हैं? सर ये बिलोंग करती हैं यूएसए से। तो इस तरह से आपको रिलेट करनी चीजें, आपकी पुराना करंट अफेयर भी रिवाइज हो रहा है और साथ साथ में अभी वाला भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। जहां जहां पे रिकॉर्ड होगा वैसे वहां पर करेंगे। मिस अर्थ 2021 की रिगार्डिंग बात करें तो 2021 तो यार हो चुका पुराना। 2022 के अंदर जो आपकी बनी थी दैट इज मीना मीना सोए। अब यार ये कहां से? साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, तो पूरा नाम वगैरह इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आपको देखने को मिल जा रहा है। अच्छा, एक बहुत और न्यूज में थी, दैट इज मिसेस वर्ल्ड। ये शायद आपको पता हो, बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी मिसेस वर्ल्ड। ये दिसंबर की कहानी थी। दिसंबर के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा करंट अफेयर्स के अंदर। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सरगम कौशल, सॉरी सरगम सरगम कौशल, ठीक है। सरगम कौशल वॉज द नेम ऑफ हर, ठीक है। एंड शी वाज फ्रॉम जेएनके, देयरफॉर इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जेएनके भी क्या, जम्मू से प्रिसाइजली थी, याद रखेगा। तो इस तरह से आप चीजें याद रखोगे तो आपको कैसे याद नहीं होंगी, और बिल्कुल डेफिनेटली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे से आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपका भी काम है, अगर आपको पता है तो लाइव चैट में मेंशन करो। लाइव चैट में सर मैं भी आप लोगों का रिस्पॉन्ड करूंगा, और अगर होगा तो बिल्कुल सर आपको अपलॉज दिया जाएगा। तो लाइव चैट में डेफिनेटली आप मेंशन करो या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि व्हाट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? अब यहाँ पे बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सर सीडीएस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सीडीएस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फर्स्ट कौन थे? देखो अब ये नहीं रहे हैं, लेकिन इनका नाम क्या था? जनरल बिपिन रावत। अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर आपको पता है रिसेंटली बुक भी लॉन्च हुई है। अब सर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने मार्च के करंट अफेयर कवर करे थे। मार्च के करंट अफेयर कवर करे थे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सर आपको मार्च के करंट अफेयर में जाकर बताना है कि जनरल बिपिन रावत के जी के ऊपर
एक जो क्या कहते हैं आपकी बुक लिखी गई है, जो कि अगेन है वेरी वेरी पॉपुलर बुक, उसका नाम क्या है? ये भी आप जरा फटाफट से मेंशन कर देंगे, पता लग जाएगा कितने लोगों ने रिवाइज किया। ठीक है, नाउ ये जो के एम करियप्पा जी हैं फील्ड मार्शल, ये पहले हमारे फील्ड मार्शल थे। चलो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग देखो, अभी थोड़ा सा ये तो पुरानी हो गई है, तो थोड़ा बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मनोज पांडे, तो इनके बारे में अगर बात करें सर, ये इस टाइम पर क्या है, आर्मी चीफ है, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी मतलब आर्मी चीफ इस टाइम पर आपको देखने को मिल जाएंगे, हेड ऑफ द आर्मी, राइट। देन इफ यू सी यहाँ पे, चलो और नाम नहीं है, चलो नेवी के बताते हैं, नेवी के चीफ कौन है इस टाइम पे, नेवी के चीफ, तो नेवी के चीफ है सर आपके एडमिरल, एडमिरल थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज का नाम है हरि कुमार। ठीक है, हरि कुमार, हरि कुमार इज द, ये आपके नेवी के हेड हो गए। देन कम्स इज क्या कहते हैं आपके एयर मार्शल जो आपके हैं, यानी कि आपके जो एयर फोर्स के जो आपके आते हैं हेड, ही इज नन अदर देन द विवेक राम चौधरी। ठीक है, चौधरी की स्पेलिंग थोड़ी सी इनकी अलग सी है, बट चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया विवेक राम चौधरी, आप इसे याद रखिएगा, ही इज फ्रॉम द एयरफोर्स, याद रखिएगा। एंड अगर बात करें कि इस टाइम पर हमारे सीडीएस कौन है, अब ये हमारे देश के सेकंड सीडीएस हैं, बिकॉज पहले वाले अब यहाँ पर नहीं रहे, इनका देहांत हो गया था, आपको पता होगा एक MI हेलीकॉप्टर था, वो जो रशियन मेड है, वहां से आपका ये हुआ था। ठीक है, ये सीडीएस, इस टाइम पर सीडीएस कौन है, हमारे देश का सेकंड सीडीएस और करंटली सर्विंग सीडीएस, इनका नाम है अनिल चौहान। अनिल चौहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किल पे याद रखेगा। अब देखो छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो, देखो हरि, हरि मतलब अगेन भगवान का नाम, राम मतलब अगेन भगवान का नाम, तो समझ रहे हो, कुछ ना कुछ आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखो। और पांडे, पांडे से याद रख सकते हो, पांडे से याद रख सकते हो आप, पांडा या फिर पांडव ऐसे करके याद रख सकते हो, वट जो भी आप याद रखना चाहो तो काफी कुछ चीजें रिलेट हो जाती हैं। वैसे हाँ, ये डायरेक्टली ट्रिक नहीं बन रही है, बट याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, एकता स्थल, विजय घाट, वीर भूमि, शांतिवन, ये सब क्या है सर? ये सब है क्रिमेशन वाली साइट, जहां पे उनका जाके एक मतलब जहां पे उनका क्या कहते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, उनकी कब्र बना दी जाती है। ठीक है, ऐसे करके जो स्थल वगैरह बना दिए गए। तो थोड़ा सा इनको इनके यहाँ पे हम लोग मतलब डेफिनेटली इनके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यार जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के लॉन्गेस्ट पीएम रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। लॉन्गेस्ट पीएम का मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, जो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 1947 से लेकर ये लोग कब तक रहे, 1964 तक रहे, है ना। मतलब क्या, लगभग 4 टर्म पूरी हो गई थी। 4 टर्म मतलब क्या, एक टर्म जो होती है वो 5 साल के लिए, कोई भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं। आपको पता है हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये इन्होंने 1947 से लेकर 1952 तक ये इनका फर्स्ट टर्म हुआ। उसके बाद सर 1952 से लेकर 57 तक इनका सेकंड टर्म हुआ, बिकॉज की छोटा सा ये टर्म आपका आ गया। ठीक है, देन 57 से लेकर 62 तक इनका थर्ड टर्म हुआ, और 62 से लेकर 64 तक इनका क्या हुआ, फोर्थ टर्म हुआ। अब ये 3 टर्म तो इनके पूरे हो चुके थे, यानी कि 15 साल तो इनको मोटे मोटे ऐसे ही हो गए, 5 3 15। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है ये पूरा नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि 1964 के अंदर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस टाइम पर सर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और सर यहाँ पर इन्होंने लगभग जो अगर देखा जाए तो इसका काउंट करें तो लगभग 17 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 16 साल 286 डेज, पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स इन्होंने हमारे देश के पीएम बने रहे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इनकी डेथ हुई तो इनका जो स्थल बनाया गया वो कहां पर बनाया गया, दैट इज शांतिवन। तो शांतिवन जो है सर आपका ये दैट मैचेस अप विद द जवाहरलाल नेहरू। नाउ कम्स इज, थोड़ी और बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर आपका नाम आ रहा है इनके बाद, अगर सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर आती है सर हमारी इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी जो है सर ये हमारे देश की सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है, और साथ ही साथ में हमारे देश की फर्स्ट फीमेल पीएम इज ऑल्सो देयर, फर्स्ट फीमेल पीएम। इनके ऊपर भी एक मूवी बन रही है जिसमें कंगना रनावत इज द मेन रीड, अगर आप थोड़े दिनों में शायद आप देखने को मिल भी जाए। ठीक है, आपको बहुत सारी न्यूज में सुनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे शी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे इस टाइम पर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एक बार जरा मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और ये भी अगर बात करें तो सर ये 15 साल, अप्रोक्सीमेटली 15 साल और समथिंग डेज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स तक इन्होंने ये क्या रही है, हमारे देश की क्या रही है, पीएम रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनका जो है, इनका देखो क्या होता है, नारी शक्ति से याद रखेंगे आप लोग। सर शक्ति कहां गया आपका, हाँ एक था, सॉरी ये क्या है यार, यहाँ पे इसका आंसर मतलब शक्ति स्थल होना चाहिए इसका आंसर, शक्ति स्थल। अच्छा सॉरी अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना, मैं तभी सोचूं यहाँ पर क्यों मिसिंग है। चलो कोई नहीं सर, इनका जो मतलब जहाँ पे इनका जो स्थान बनाया गया सर, जहाँ पे इनके अस्थि मतलब वहां पे क्या काइंड ऑफ कब्र से बनाई, जो भी कह लो आप, तो यहाँ पे उनका नाम है सर शक्ति स्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज इन दिल्ली। देन सर यहाँ पर राजीव गांधी जी का नाम लिख रहा है, तो याद रखना सर राजीव गांधी जी की जो है सर वो क्या है आपकी वीर भूमि, इतना याद रख लो, बहुत है काफी। ठीक है, इनका टाइम पर इमरजेंसी लगी थी, इनके टाइम पर भी हमारे देश की थर्ड इमरजेंसी लगी थी 1976 के अंदर, इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ क्लॉज का इस्तेमाल करके। ठीक है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। और राजीव गांधी, ठीक है दैट्स फाइन। इनका असैसिनेशन किया गया था, ये भी आपको शायद पता ही होगा,
देन इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पर अच्छा एक और हम पूछते रहते हैं, यहाँ पर एक आते हैं सर आपके राजघाट, ये भी शायद आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजघाट। सर यहाँ पर सर आपकी आती है महात्मा गांधी जी की। अब गांधी जी के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर पूरा का पूरा उधर ही चला जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, बाकी ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी क्या हो गई थी, आपकी डेथ हो गई थी, ये हुई थी आपके क्या कहते हैं, ही वाज आल्सो सर्विंग एज अ पीएम, और इन्होंने क्या किया था, एक आपका यार ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया था। कौन सा अग्रीमेंट? ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया था उज्बेकिस्तान में जाकर, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था, और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या किया गया था कि आपका इन टेम्पररी बेसिस के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बट कोई नहीं, शायद ज्ञानी जैल सिंह जी को बना दिया गया था इंटरिम प्रेसिडेंट, बना दिया गया था, मैं देश का बना दिया गया था, ठीक है, बट एनीवेज रहने दो, ताकि ज्ञानी जैल सिंह जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और क्या कहते हैं पीएम भी आपके डेफिनेटली रह चुके हैं, बट प्रेसिडेंट के टाइम पर, इनके टाइम पर एक ना पहली बार इनके पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। तो चल रहने दो यार, ज्यादा टू मच हो जाएगा, इतना इतना याद रख लो, बाकी मैच ऑफ द फॉलोइंग आप कर ही लोगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which is the following standing committee of the parliament has no member from the राज्यसभा? नो मेंबर की रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है, कोई मेंबर राज्यसभा से नहीं होता। तो एक बार काम करते हैं, पहले से समझ लेते हैं क्या फंडा है। अगर हम लोग पार्लियामेंट के रिगार्डिंग बात करें, तो आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 79 में लिखा हुआ है कि भैया पार्लियामेंट हमारे देश में होनी चाहिए, और इसके अंदर एक होती है लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा। इसके बारे में आपका मेंशन किया हुआ है 80 और 81 के अंदर। तो ट्रिक का नाम याद रखेंगे सर आपका सरला। अभी सरला क्या है सर, अगर आपको याद हो कपिल शर्मा शो आता था पहले, जो पहला कपिल शर्मा आता था सर, उसके अंदर क्या था, आपका सरला नाम की जो थी कपिल शर्मा की जो वाइफ बनती थी, अभी का नाम क्या है मुझे याद नहीं है, अभी का नाम तो क्या कुछ और हो गया है ना। तो पहले सर सरला सरला करके नाम रखते हैं, तो उस टाइम पे सब याद रखते थे, दैट इज एस स्टैंड्स फॉर संसद। तो हमारे देश की पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, तो आर्टिकल नंबर 80 इज फॉर राज्यसभा, एंड एल ए स्टैंड्स फॉर दी, आप याद रख लो, एल से याद रख लो आप लोकसभा। तो 81 आर्टिकल बात करता है लोकसभा की, ठीक है। अभी फंडा क्या है कि देखो पार्लियामेंट में हमारे जो नेता लोग बैठे हैं, ठीक है, आपको सबको पता है कि सर वो कितने ज्यादा कैपेबल है कुछ भी काम करने के लिए। तो सर मतलब उनके सारे सब कुछ तो छोड़ नहीं सकते, तो सर वहां पे तो भाषण देने का वाला काम है, और प्लस साथ साथ में इतना बड़ा देश, उनको संभालने के लिए वो 500 समथिंग मेंबर का क्या काम, इतने वो सारे काम तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बनाई जाती है सर आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सर आपकी परमानेंट, एक होती है आपकी टेम्पररी। अब जो परमानेंट है सर, उसका नाम रख दिया स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि सर वो क्या है, कब से खड़ी है और कब से खड़ी जा रही है, मतलब क्या खड़ी हुई है, यानी कि पार्लियामेंट दैट इज परमानेंट कमेटी है। और टेम्पररी को हम लोग बोलते हैं एडहॉक कमेटी, टेम्पररी को बोलते हैं हम लोग एडहॉक कमेटी, ठीक है, ऐसे करके। अब सर हमारे को काम की ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, स्टैंडिंग कमेटी सर देयर। स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो कमेटी क्या है हमें हर साल हमेशा बनाई जाती है। अब अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी की, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है ये भी थोड़ी सी, ये क्या कहते हैं, ये जो बनाई जाती है सर, इसके अंदर होते हैं आपके 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो 22 मेंबर होते हैं सर, इसमें आते हैं आपके 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से, और फिर 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी सर, ये है आपकी लार्जेस्ट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछते रहते हैं बार बार पेपर में। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन सी है सर, आपकी एस्टिमेट कमेटी। इसमें 30 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, और इसका काम क्या होता है, बजट एस्टिमेशन का काम करना, बजट यानी कि बजट एस्टिमेशन का काम करना। और सर सारे के सारे मेंबर्स यहाँ से किसमें आते हैं, लोकसभा से आपके आते हैं। बाकी दोनों सर आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप, कोई काम की नहीं है। तो याद रखना सर, सबसे बड़ी और सबसे सारे सर लोकसभा से कहां से आ रहे हैं सर, एस्टिमेट कमेटी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो आपको देखने को मिल जा रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होता है ना सर, वो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होता है सर। इससे क्या होता है कि ना गवर्नमेंट के चेक वगैरह में रखते हैं कि गवर्नमेंट कोई धांधली बांधी तो नहीं कर रही, करप्शन वगैरह तो नहीं कर रही, इसको बैलेंस आउट करने के लिए काफी अच्छी कमेटी आपकी बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। सैलिनिटी, सलाइन जो होता है पानी, आपको पता है ना कि जो नमकीन पानी, मतलब सीज में आपको देखने को मिलेगा, समुद्र में आपको नमकीन पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर समुद्र पानी जो नमकीन पानी होता है सर, वो क्या होता है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से। अब ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कहां से आते हैं, देखो आपको पता है कि बहुत सारे वाटर बॉडी के नीचे भी सर क्या है, बहुत सारे क्या आपके क्या कहते हैं आपके, जैसे आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल ग्रीफ, ये सब आपने सुना होगा सर। इसमें क्या होता है सर कि ना नीचे भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके माउंटेनियस टाइप के, वोल्केनोस टाइप के रीजन आपके देखने को मिलते हैं अंडर वाटर ना। उस केस में सर क्या होता है कि अब वहां से क्या होता है सर, डिपोजिशन में, मतलब वहां से क्या होता है कुछ ना कुछ इरोड हो के चीजें, कई सारे सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। प्लस बहुत सारे सॉल्ट सर क्या होते हैं आपके, जो ये क्या कहते हैं आपके जो वाटर बॉडीज है सर, वो भी अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं सर, यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटोरेट करते 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 ये क्या होता है, नमकीन यानी कि सैलिनिटी बनाते हैं। और जरूरी नहीं है कि सर इसमें नमक होता है, NaCl के अलावा भी बहुत सारे आपके और भी क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो कि अल्टीमेट इनको सैलिनिटी देते हैं। अब अच्छा, इवेपोरेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, बट चलो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, वरना डेप्थ में मामला खराब हो जाएगा। अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो सलाइन आपको देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर सर, वो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। उसका नाम है सर आपका लेक वैन। ये आपका तुर्की यानी कि तुर्की या फिर टर्की के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टर्की में आपको देखने को मिलेगा लेक वैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट।
यस सो बट यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेड सी, जो कि कहां पर आता है आपका इजराइल में आता है। अब इजराइल के सर बहुत सारा न्यूज में था, क्योंकि अभी इनके जो आपके वापस से जो आपके क्या हो चुके हैं, आपके हेड जो बन चुके हैं वो बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ही इज बैक इनटू द पावर एंड अभी पावर से संभल नहीं रही, वो बात अलग है, ठीक है। देन ये सर आपको और देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पॉइंट इज, अच्छा ये तो आपका डेड सी वाला आ गया। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर सेलेंटी की और सीज के रिगार्डिंग बात करें, तो आपने एक और सुना होगा, उसका नाम क्या है आपका कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। अब इंटरेस्टिंगली इनफ कैस्पियन सी इज नॉट अ सी। कैस्पियन सी नाम जरूर है, लेकिन कैस्पियन सी नहीं है। कैस्पियन सी क्या है, लेक है। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा लेक, सॉरी दुनिया का लैंडलॉक लेक मतलब क्या है, चलो लैंडलॉक भी छोड़ो, मतलब पॉइंट इज कैस्पियन सी इज द लेक जो कि क्या आपका सेलाइन लेक है, जो कैस्पियन सी इज द सेलाइन लेक, ठीक है, याद रखना ये कैस्पियन सी नहीं है, कैस्पियन लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सर आपका आता है, सर एक आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आपका यूएसए में देखने को मिलता है। ग्रेट सॉल्ट लेक आपका यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपका यूएसए के अंदर आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में आपका आता है, ठीक है। अच्छा इंडिया के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हमारे देश का सबसे सेलाइन लेक, सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां पर देखने को मिलता है सर, वो आता है आपका सांबर लेक, जो कि आपका देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। सांबर लेक राजस्थान में सबसे ज्यादा नमकीन पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारा हम लोग नमक का प्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारे देश का सबसे बड़ा नमकीन पानी वाला लेक कौन सा है, नमकीन पानी वाला लेक कौन सा है, ये तो क्या होगा सबसे ज्यादा नमकीन इसका पानी है, लेकिन लेक सबसे बड़ा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जो भी नमकीन लेक आते हैं हमारे देश के अंदर, उसमें सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा लेक कौन सा है, उसका नाम है सर आपका छिलका लेक। छिलका लेक, जो कि आपका उड़ीसा के अंदर आपका आता है। उड़ीसा, उड़ीसा नहीं होता, उड़ीसा होता है, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है सर आपकी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर अभी रिसेंटली क्या किया गया था आपका हॉकी का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कि जनवरी में सर आपका वर्ल्ड कप हुआ था, और सर आप मुझे बताएंगे कि इसका वर्ल्ड कप जीता किसने। हाँ इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन कौन जीता ये आप लोग मुझे बताएंगे। और यहाँ पर एक 14-0 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है सर, वो किसके खिलाफ बना था, अगर वो बता देंगे सर और भी मजा आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेट किया करो, इस तरह से पढ़ने की कोशिश किया करो, मजा से आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमारे इंडिया की रिपोर्ट कितनी आई है सर, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। अगेन ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ आपको ज्ञान दे रहा हूँ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये जो है सर आपका क्या हुआ था 1965 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां है सर आपका, न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो स्पीड थोड़ी कम कर लो, ठीक है, मैं आपका टाइम थोड़ा सा कम लेना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। अच्छा यूएनडीपी, यूएनडीपी के बारे में बात करें सर यहाँ पर, अच्छा यूएनडीपी ही क्या करता है आपका सर, एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर 0 से लेकर 1 के बीच में क्या होती है आपके नंबर दिए जाते हैं, एंड 0 पॉइंट मतलब पॉइंट्स के अंदर 0.9 0.8 0.7 ऐसे करके आपको नंबर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम से पता लग रहा है सर कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, उसके बेसिस पे बात कर रहा है। और ये जो इंडेक्स बनाया गया था ये आपका क्या कहते हैं आपके, अरे यार महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है, और अमर्त्य सेन जी ने मिलकर बनाया था, अमर्त्य सेन जी ने मिलकर बनाया था, ठीक है। और ये जो इंडेक्स था ये आपका 1990 के अंदर आपका आया था। ये महबूब उल हक इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन इज फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ रहा था, याद रख लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछ रहा था। तो ये इनका बनाया था इंडेक्स वगैरह, इतने याद रख सकते हैं आप लोग। देन कम्स यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया एक बार, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिलेगा, पेरिस, ठीक है, पेरिस। और ये आपका 1946 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। इसके सर कई सारे काम है, आपको पता है, जैसे प्रियंका चोपड़ा वगैरह को भी बहुत कई बार यूनेस्को क्या बना चुकी है, अपना हेड वगैरह बना चुकी है, सॉरी एम्बेसडर बना चुकी है, ठीक है। अभी रिसेंटली एम्बेसडर कौन है सर, इसका नाम भी मेंशन कर दो, मजा से आ जाए मतलब कमेंट के अंदर। यूनेस्को के ना आपको पता है यूनेस्को हेरिटेज साइट वगैरह बनाता है, यूनेस्को टेंजिबल साइट्स वगैरह करके, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको बताना चाहता था, ठीक है। देन आईएमएफ की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सर ये वही है जहां से पाकिस्तान लोन मांगने की अरदास करता रहता है। तो बेसिकली सर इस तरह का एक और जोड़ीदार भी होता है जिसका नाम है आपका वर्ल्ड बैंक, सर आपको पता होगा, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक यूजुअली क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज को लोन देता है। आईएमएफ जो है सर ये आपका बिल्कुल मतलब जो एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर आ चुके हैं कंट्रीज, उनको लोन देता है। जैसे बांग्लादेश को लोन दिया, श्रीलंका को लोन दिया, वो उसने दिया, और पाकिस्तान इनसे लोन मांग रहा है। लेकिन अगर इंडिया को लोन चाहिए होगा तो इंडिया आईएमएफ के पास जाके लोन नहीं मांगेगा, इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन मांगेगा, और वो डेफिनेटली देगा भी देगा, ठीक है। अब सर इनको बोलते हैं सर बेसिकली सिस्टर बॉडीज है दोनों की दोनों, बिकॉज दोनों की दोनों लगभग सेम टाइम पे आपकी फॉर्म हुई थी। अगर आपको बताऊं सर यहाँ पर 1945 1946 के बीच में सर इनकी क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। और ये कहां पर हुई थी सर, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस,
ठीक है, उस टाइम पर आपकी देखने को मिली थी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो, मतलब ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बट आपके काम की नहीं है, छोड़ सकते हैं उसको। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर सर, ये आपको याद रखना है, दैट इज द वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, याद रखना। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं सर। अगर आईएमएफ के रिगार्डिंग बात करें, ये तो कुछ देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना है इनके बारे में जो अब बताने वाला हूँ। आईएमएफ के बारे में बात करें सर, इसकी एमडी कौन है? इनकी एमडी का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप नाम देखते रहिए, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट सर, इनकी जो फर्स्ट डेप्यूटी एमडी, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सर, उनको किसका बनाया गया सर? दैट इज गीता गोपीनाथ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी इज फ्रॉम इंडिया, राइट, बोलने की जरूरत नहीं, नाम से पता लग रहा होगा। एंड सीईओ के कारण अगर बात करें सर, इनका नाम है सर, ये अभी लास्ट ईयर ही हुए थे इनका, ये बने थे, दैट इज पियर ओलिवर गोंशास करके इनका पूरा नाम है, बट पियर ओलिवर करके आप याद रख लो, इतना भी का हो जाएगा। देन कम से सर आपका वर्ल्ड बैंक। ना वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग से और बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक सर आपका 90 तो बताई थी आपको मैंने, वॉशिंगटन डीसी इज द, ठीक है। देन प्रेसिडेंट इनके कौन है सर? इनका नाम है डेविड मेल्पस इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन इफ आई टॉक अबाउट सर चीफ इकोनॉमिस्ट, अच्छा ये भी जो है ना सर, आई थिंक चीफ इकोनॉमिस्ट है, सीईओ नहीं है, चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। देन चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में अगर बात करें सर, इनका नाम है आपका इंद्रमीत गिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रमीत गिल, ठीक है। अगेन इंडियन सर हर जगह छा रखे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट सर, अगर बात करें एमडी एंड सीएफओ एंड एमडी एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर बात करें, तो इनका नाम है क्या? अनुशला कांत, अनुशला, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है बट नाम याद रखना, ठीक है, अनुशला कांत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। यूनिसेफ आपको पता है चिल्ड्रन वगैरह के रिगार्डिंग काफी सारा बात करता है ना, ऐसे करके। दैट इज क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन समथिंग करके, और या क्या है, मैं थोड़ा सा नाम इसका भूल रहा हूँ, बट ये आप इसके फुल फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। 11 दिसंबर 1946 को ये बेसिकली फॉर्म हुआ था, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर रहता है, और इस टाइम पे जिनकी हेड है सर, उनका नाम है आपकी कैथरीन एम रसेल, इनका नाम है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया मैंने यार, ये इधर थोड़ा सा गड़बड़ की यहाँ पे हुआ था। यूनेस्को की हेड नहीं बनाते हैं, यूनिसेफ की हेड आपकी पीसीस वगैरह आपकी बन जाती है काफी ज्यादा, मतलब प्रियंका चोपड़ा वगैरह को बनाते रहते हैं, या उनकी बहन को बनाते हैं, बहुत सारी ऐसे देखने को मिल जाता है। देन फिर टॉक अबाउट सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के रेट थोड़ी सी बात करें, जीडीपी हमारे देश की अराउंड 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आपको देखने को मिलती है। नॉमिनल अगर जीडीपी के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे दुनिया में कितना आता है सर? 5वां नंबर आता है, ठीक है, 5th नंबर पे आता है। और अगर लोग बात करें, यहाँ पर पूछा कि कितना हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो अगर हम लोग बात करें सर सर्विसेज सेक्टर का सर हमारा कंट्रीब्यूशन है 53.89%, यानी कि 54% के आसपास आपको देखने को मिलता है। अच्छा क्या होता है, एक मिनट अप्रोक्सीमेट भी लिखता हूं आपको, 54% के आसपास क्या आपका सर्विस सेक्टर का होता है। देन अगर बात करें सर इंडस्ट्री सेक्टर का, आपको देखने को मिलता है 26% के आसपास, यही आपका 100 नहीं या हाँ ठीक है। देन कम से सर आपका इसका आता है सर आपका 21% के आसपास। अब देखो प्लस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेट फिगर देखी है, मतलब ये 21 थोड़ा सा कम होता है, ये क्या होता है आपका 20, हाँ ये ऑलमोस्ट 26% होता है, और ये भी सर क्या आपका 54 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, तो लगभग इतना 100% बन जाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या होगा सर आपका? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, सर्विसेज, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अच्छा एक सर आपको होता है क्या, अच्छा जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री within a specific period of time, that is called as the GDP of the country. Whereas if I talk about the GNP और GDP में सिंपल सा मतलब क्या होता है? So GDP is that is India is growing, और अगर GNP बोलूं तो मतलब क्या है? Indians are growing. Indians चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, अगर इंडियंस पैसा कमा रहे हैं तो whatever the value of the goods and services that they are producing, उसे हम लोग जीएनपी में काउंट करते हैं, और उसको क्या करते हैं? जीडीपी में काउंट करते हैं। अब जीडीपी वीडीपी के सर क्या बोलते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आप लोग पढ़ते हो सर, गिनी कोएफिशिएंट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लीजिएगा, बाकी आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट अगेन, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट सर, यहाँ पर क्या पूछा कि कंट्री और कैपिटल सिटी, ये सब कुछ बिल्कुल स्टैटिक से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, और इनफैक्ट हम लोग थोड़ी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी भी बात कर चुके थे। पोलैंड, अभी देखो रिवाइज करो, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो था मैंने आपको पोलैंड के बारे में कुछ बताया था, दैट इज कैरोलिना जो थी, जो कि मिस वर्ल्ड है इस टाइम पर सर, वो कहां से थी? पोलैंड से थी, ठीक है। टर्की के अंदर सर आपको पता है अभी यहाँ पर अर्थक्वेक भी आगे हटा था, आपको पता होगा इसके बारे में। श्रीलंका सर ऑलमोस्ट क्राइसिस वगैरह में चल रहा है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक लाइव सेशन भी कर चुके थे श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने सबसे ज्यादा लोन किसको दिए हैं, सॉरी श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन किसने दिए हैं, किस कंट्री ने दिए हैं? इट इज नॉट चाइना, इट इज इंडिया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। रशिया यूक्रेन के बीच में सर क्या हो रहा है आपको पता है क्या चल रहा है? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी सर आपको देखने को मिलेगी कीव, श्रीलंका की राजधानी सर क्या आपकी? कोलंबो। अब देखो कोलंबो के साथ यहाँ पर एक और कैपिटल भी है, दैट इज उसका नाम क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, श्री जयवर्धनेपुरा। आपको पता है जयवर्धने करके एक पुराना बैट्समैन हुआ करते थे श्रीलंका के, ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है, नाम है इसका, ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। तो ये दो कैपिटल्स है इसकी, कोलंबो एंड ये, ठीक है।
देन कम्स टर्की, टर्की की कैपिटल इज अंकारा, ठीक है, एंड देन कम्स पोलैंड, पोलैंड की राजधानी इज वार्सो, ठीक है, वार्सो या वार्सोवा बोलते थे हिंदी में, अंकारा, अच्छा याद रखना अंकारा। एक और यहाँ पर टर्की के अंदर एक और सिटी याद है, इसका नाम है इस्तांबुल, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बट याद रखना इस्तांबुल इज नॉट द कैपिटल, अंकारा इज द कैपिटल, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, इस्तांबुल, इस्तांबुल ना क्या क्या करते हैं सर, आपका दो हिस्सों के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है, टर्की का सर एक हिस्सा इससे आता है, फिर एक हिस्सा सर यहाँ पर आता है। अब ये जो हिस्सा है सर, ये आपका कहां से आता है सर, आपका यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और सर ये जो आता है सर आपका एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। सर पूछा जाता है कि ना कौन सा ऐसा कंट्री जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है, फिर दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है, दैट इज नथिंग बट टर्की। टर्की आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है। अब ये दोनों को जो कंबाइन करता है सर एरिया, इसके बीच में सर जो पानी की नहर जाती है सर, से बोलते हैं स्ट्रेट, और सर इसका नाम है सर आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और सर यहाँ पर क्या है कि आपका ना एक पुल बनाया हुआ है इन्होंने कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो दैट इज द इस्तांबुल पुल, याद करके रख लो इस्तांबुल का, तो मतलब बिल्कुल यहीं पे कोने पे आपका इस्तांबुल वगैरह यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और बॉस्फोरस ब्रिज ही इसको नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी मैथ्स वगैरह आप कर ही लोगे, इसका दिक्कत वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बिल्स, अब देखो बिल्स भी कई प्रकार के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कई सारे टाइप के बिल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट ईच हाउस, ईच हाउस आपको पता लग गया, हाउस दो होते हैं सर आपके, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। देन कम्स आपका इंडियन पार्लियामेंट, चलो ये तो पता ही है। देन सेपरेटेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अब देखो मेजॉरिटी भी कई प्रकार की होती है, किसी भी बिल को पास कराने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी, यानी कि ज्यादातर लोगों की हाँ चाहिए होती है। अब ये मेजॉरिटी भी कई प्रकार की आती है, फॉर एग्जांपल एक आती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि सर अगर 51% लोग, मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं, 51% लोग बोल देंगे यस, तो मतलब क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, उसे बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब सर क्या हो गया कि टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर आपके दैट इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स आउट देयर, यानी कि सर 66.67%, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, 66.67% लोग यहाँ पर हाँ कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ये होगा। इसके बाद सर आपकी एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक होती है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी, बट उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। दो ये याद रखो कि सर यही दो इस्तेमाल आपकी देखने को मिलती है। नाउ मनी बिल, मनी बिल सर बेसिकली बात करता है बजट या फिर पैसे, जितने भी चीजों से बात करता है सर, होता है मनी बिल। फाइनेंस बिल सर क्या होते हैं सर, इसी का सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन सर दीस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फाइनेंस बिल कई प्रकार के आते हैं, मनी बिल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। और याद रखना सर मनी बिल जो होता है सर, वो सिर्फ सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। इसके पास, लोकसभा के पास लगभग सारी पावर्स होती हैं रिगार्डिंग टू मनी बिल, और राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा कम पावर होती है। तो याद रखना सर बजट जो भी पेश होता है, आप देखोगे कभी भी लोकसभा के अंदर खड़े होकर बजट पेश करते हैं, और जो सारी पावर्स होती हैं कि बजट के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग भी व्हाटएवर द केसेस, लोकसभा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दैट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 112 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये, ठीक है। देन ऑर्डिनरी बिल मतलब आम बिल है, 108 के अंदर मेंशन होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368 आर्टिकल के अंदर आपका लिखा हुआ है सर, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हमें संविधान के अंदर बदलाव करने होते हैं तो सर इस बिल का प्रयोग करते हैं, और इस बिल को पास करने के लिए अगर आपके इसमें कुछ लिखा हुआ है, इससे अगर आपको कुछ पास करना है तो सर उस केस में सर क्या होती है, आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या चाहिए होती है सर, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर से इसको यहाँ पर हाँ करें। देखो पहले क्या होगा, मान लो लोकसभा में पेश हो रहा है, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर ये दोनों के पास से कहा जाता है सर, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर जैसे ही साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा, यानी कि सर वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसी प्रकार चलता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही शुरुआत हो, राज्यसभा की शुरुआत हो सकती है, फिर राज्यसभा पास कर दे, फिर लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा पास करते, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर काम होगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए दोनों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अच्छा मनी बिल के अंदर लोकसभा के पावर बोलेंगे, इसका मतलब क्या है सर, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, वो राज्यसभा में पहले पेश नहीं हो सकता, लोकसभा में ही पहले पेश होगा, और अगर लोकसभा ने इसे पास कर दिया तो राज्यसभा इसे पास करे या ना करे, ये ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। समझ में आ गई बात। अच्छा ऑर्डिनरी बिल जो हुआ उसका मतलब क्या है सर, ऑर्डिनरी बिल ऐसा बिल हुआ कि यहाँ पर भी पास करना है, फिर राज्यसभा जाएगा, सर राज्यसभा में पास होगा, मतलब दोनों से पास होगा, लेकिन पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा फंडा है, अगर ज्यादा हैवी लग रहा है तो बस वापस करके मतलब सुन लेना वापस, ठीक है। नेक्स्ट, एट अ हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी, देखो एक बार बताओ, हिल स्टेशन मतलब क्या सर, आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे आपकी ऊपर हाइट बढ़ती है, यानी कि सर आपका सी लेवल से आप ऊपर जा रहे हो, सी लेवल से ऊपर जा रहे हो। अब सी लेवल के ऊपर सर क्या होता है, आपका प्रेशर जो होता है उसे बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm, यानी कि कह लो अप्रोक्सीमेटली 1 बार कह लो, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 बार कह लो। वैसे तो इसका आंसर होता है 1.01325 बार, इसके पास इसके ये होता है वैल्यू, बट कोई नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 बार मान लो, 1 atm प्रेशर मान लो। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, सी लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। लेकिन अगर सी लेवल से ऊपर जाओगे तो क्या होगा सर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि PATM एटमॉस्फेरिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। अगर प्रेशर घटेगा तो क्या बढ़ेगा सर, आपका टेम्परेचर भी घटेगा।
प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा अप टू 80 किलोमीटर तक की हाइट तक, मतलब नीचे से ऊपर की ओर 80 किलोमीटर तक जाओगे तो ये सेम फिनोमेना देखने को मिलता है। उसके बाद नहीं होता है फिनोमेना, पर तब तक देखने को मिलता है। तब तक तो मतलब हमारा तो ट्रोपोस्फियर तो मतलब पहाड़ वहाड़ तो सब मुश्किल से 2-3 किलोमीटर तक आ जाते हैं, तो ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब पॉइंट इज सही है मामला, यहाँ तक फंडा है। अब पॉइंट इज क्या बोलते हैं सर, आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो बोलते हैं कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सर वो तो कहां पर होता है, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लेकिन वो तो हो गया सर सी लेवल के ऊपर। अब इस टाइम पर जहां पर आप बैठे हो, आप खुद देखे ना, जो आपके घर की लोकेशन है सर वो क्या है, जैसे आप किसी स्टेशन के ऊपर जाओ ना, वहां पे लिखा होता है कि दिस स्टेशन इज अबव, जैसे यहाँ पे येलो येलो सा लगा होता है स्टेशन का, है ना, ऐसे करके सर यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा स्टेशन का, और यहाँ पे लिखा होता है कि अबव, कितने अबव है सी लेवल के ऊपर। बात की जा रही है सर हिल स्टेशन की। हिल स्टेशन मतलब सर क्या, ये सर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा हिल स्टेशन, यही तो होगा, मतलब हिल्स के ऊपर हिल स्टेशन होगा। तो हिल स्टेशन सर यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, वो सी लेवल से सर क्या है, काफी ऊपर है। सी लेवल से ऊपर, इसका मतलब क्या सर, पानी का जो प्रेशर है, जो मतलब क्या कहते हैं आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन 1 atm प्रेशर पे। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब सर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है सर, दैट विल बी लेस देन एट द सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट फॉर द वाटर विल बी लेस देन एट द सी लेवल। लेकिन इस चीज इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछते थे कई बार, यार बॉइलिंग वाटर मान लेते हैं कम हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल कितना हो गया सर, 99 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं 99 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब क्या है सर, पानी जल्दी उबल जाएगा, बिल्कुल, पानी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं 99 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। बट सर ये हमारे नुकसान है, क्यों, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, आपका खाना अगर पक रहा था तो 99 के ऊपर आपका क्या होगा, खाना पूरी चीज से पक नहीं पाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसीलिए सर हम लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन के ऊपर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ओपन कुकिंग वगैरह नहीं कर पाते, या फिर ओपन कुकिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है। मैंने देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। प्रेशर कुकर आर प्रेफरेबल, ओपन कुकिंग प्रेफरेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। 99 के ऊपर अगर आपको कोई चीज पकानी है, ज्यादा टाइम लगेगा पकने में, 100 के ऊपर पकानी जल्दी पक जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा और बड़ा कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इसको 90 से लेकर 90 कर दो, ऐसे कर लो, 99 से लेकर 90 कर दो, 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब चीजें पकाओगे सर, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी पकने में, 100 डिग्री सेल्सियस करोगे तो जल्दी पक जाएगा। आपने ओवन वगैरह में देखा होगा मामला इस तरह से, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल प्रेफर किया जाता है, या फिर अगर आप ओपन कुकिंग कर रहे हो तो टाइम विल बी मोर, ठीक है, समझ आ गया, ओके। देन इसकी और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि जो नोज से खून निकलने लग जाता है ना, दैट इज आल्सो देयर। नाउ कम्स इज, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग उसकी और बात कर लेते हैं। नाउ कम्स इज क्या आपका, हाँ, किसने क्या क्या बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिल जाता है, सर किसने क्या क्या ये सिस्टम बनाए। देखो अगर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मो समाज की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये रिफॉर्म्स वगैरह सिस्टम जो आपका आता है। अगर हम लोग बात करें सर ब्रह्मो समाज के सर आत्मीय समाज, सॉरी ब्रह्मो समाज बोलो, या फिर इसको बोलो आत्मीय सभा बोलो, आत्मीय सभा। ये लूसेंट में एक ना पेज है, बड़ा याद रख लेना, लूसेंट हो गया, फिर कोई भी आपकी जो बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर एक पेज आपको देखने को मिलेगा, ये याद रख लेना। इसको सर ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं, इसको सर ब्रह्मो सभा भी बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे सर आंसर आपका सेम ही रहेगा, ब्रह्मो समाज, ठीक है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, आई थिंक मैंने सही कवर कर दिया। इनके सर फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन रॉय आपको देखने को मिल जाते हैं। 1828 के अंदर इन्होंने क्या किया था, आपका फॉर्म किया था। अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करें सर, ये बोलते थे कि इनका बिलीफ था मोनोथिज्म के अंदर, मतलब सिंगल गॉड के अंदर ये बिलीव करते थे, है ना, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी था गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है, याद रख लेना, ओके। इनके साथ सर सती अबॉलिशमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया, कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इनफैक्ट इन्होंने 1828 के अंदर ही क्या किया था, आपका बंगाल रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया था, जो कि अल्टीमेटली जाकर 1829 के अंदर हमारे देश के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटेक क्या किया गया सर आपका, जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस टाइम के ऊपर, सर यहाँ पर क्या किया था, सती अबॉलिशमेंट एक्ट पास कर दिया गया था। एक्ट पास कर दिया कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक्ट भी पास कर दिया गया था, तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। सर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है, हाँ रेनेसांस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इनके सर 2 पेपर भी थे, एक का नाम था सर संवद कॉमेडी करके इनका नाम था, जो कि बंगाली न्यूज़पेपर था, और सर एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी ये लिखा करते थे, जिसका नाम था आपका मिरात उल अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार, ये भी याद रखना इनके बारे में। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी इनको बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू जी यूज्ड टू कॉल हिम एज द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ इनके बारे में, जो भी पढ़ सकते हो, जितना भी याद सकते हो सर याद रखना, मेरा काम है आपको देना, ठीक है, ऐसे करके। बाय द वे इनका नाम सर राजा राम मोहन रॉय क्यों आया, जो राजा का टाइटल था सर ये अकबर टू, अभी अकबर सर वो वाला अकबर है जो आप सोच रहे हो, अकबर टू यानी कि जो आपके लेटर मुगल्स आए थे सर, उसमें भी एक अकबर टू करके नाम थे इनका नाम, सर उन्होंने इनको टाइटल दिया था, ये राजा का टाइटल दिया था, इसका नाम रखा गया राजा राम मोहन रॉय, इनको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और रॉय है मतलब क्या, बंगाली साहब याद से, यहाँ से रॉय से याद सकते हो। देन कम्स इज आपका
ये तो आई थिंक काफी डिटेल चले गए हम लोग। देन सर आपका ज्योतिबा फुले आपको देखने को मिल रही है। तो ज्योतिबा फुले जो थी ये सर थी क्या थी, इन्होंने स्टार्ट किया था आपका सत्य शोधक समाज। सर ये सत्य मतलब क्या, बेसिकली ट्रुथ सीकर्स, इनको बोलते ट्रुथ सीकर्स बोलते थे। और इनका काम इनका जो टारगेट था ना, इनसे पहले भी कई बार का कास्ट वगैरह को मतलब जो कास्ट सिस्टम वगैरह था सर, उसे खत्म करने के लिए, सॉरी मतलब उसे कम करने के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग आवाज उठा चुके थे। लेकिन शी वॉज द वेरी फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट लेडीज आउट देयर जिन्होंने बोलता कि इसे हमें कम नहीं करना है, हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें इसे खत्म ही करना है जड़ से। मतलब कास्ट सिस्टम पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन शुडंट बी देयर एट ऑल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए उस चीज का, मतलब सबके सब इक्वल होने चाहिए, इतनी मतलब एब्सोल्यूट इक्वलिटी की इन्होंने इसके रिगार्डिंग बात करी। तो ज्योतिबा फुले वाज लाइक मैचिंग विद दिस नंबर। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, ये है आपके हेनरी विवेन डिरोजियो के साथ आपका ये होता है, लिंक करता है। ये सर एक एंग्लो इंडियन थे, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये इंडियन तो नहीं लग रहे ये। और ये क्या थे, प्रोफेसर थे, और ये क्या थे आपके एक ना, और क्या कहते हैं आपका, इनका काम तो सर ये प्रोफेसर थे, और ये करते थे ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज वगैरह को ना अपने बच्चों को, मतलब सॉरी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नेशनलिज्म और इस सब के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या थे, ज्ञान वगैरह काइंड ऑफ देने की कोशिश करते थे। देन सर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो बचे सर आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी बचे। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना सर, ये थे क्या, पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गांधी जी के। तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, जो कि गांधी जी को गाइड कर रहे थे सर, इनिशियल टाइम पे उन्होंने गाइड किया सर, ही वाज द पॉलिटिकल गुरु, ही वाज द गुरु ऑफ गांधी जी। ठीक है, अभी गांधी जी के गुरु आपको पता नहीं होंगे ना, याद रखिएगा। ठीक है, इससे सबसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने ब्रह्मो समाज के बारे में बात करी तो याद रखना सर, एक आर्य समाज करके भी काफी सारा फेमस है। ठीक है, आर्य समाज। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन है सर आपके, जो फाउंडर है सर, इनका नाम है आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दयानंद सरस्वती। इनके नाम पर आपने डीएवी कॉलेज वगैरह भी देखे होंगे। इसी प्रकार से आपका एक प्रार्थना समाज भी आता है, उनको सर स्टार्ट किसने किया, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जी ने स्टार्ट किया था। इसके रिगार्डिंग पूरा टेबल बना हुआ है, या हो सके तो इसको याद रख लेना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप जीके की कोई भी बुक पढ़ोगे इसमें मिल जाएगा आपको। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, अगर हम आरबीआई के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें तो आरबीआई को सर हम लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। ठीक है, मतलब बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर, इसका जो लोगो है सर, उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है टाइगर, टाइगर विद द पाम ट्री का लीफ होता है, पाम ट्री का एक आपका पीछे पेड़, सॉरी पेड़ लगा हुआ है आपका, याद रखना। ये जो हमारे देश में बनाया गया था सर, ये आरबीआई जो बना था सर, वो एक हिल्टर यंग करके कमीशन आई थी, हिल्टर यंग कमीशन, हिल्टर यंग कमीशन सर, उसके बेसिस पर आपका ये बन के तैयार हुआ था। इसको नेशनलाइज, ये अच्छा ये कब बना था सर, एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल सॉरी 1935 के अंदर आपका एस्टैब्लिश हुआ था। और एक्ट जो आया था सर, ये पहले आ चुका था, आरबीआई एक्ट जो था आपका 1934 के अंदर आपका एक्ट आया था, और 1935 के अंदर अल्टीमेटली आपका फॉर्म हो गया। हेडक्वार्टर सर कहाँ आपका, ये आपका मुंबई के अंदर आपका मेन हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सर आपके रीजनल ऑफिस भी एग्जिस्ट करते हैं, रीजनल ऑफिस आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, चेन्नई में देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, एंड देन आपका मुंबई के अंदर आपका अल्टीमेटली हेडक्वार्टर आपका आएगा। तो 3 ऑफिस आपको और देखने को मिलेंगे। दिस इज द मेन हेडक्वार्टर एंड दीज आर द रीजनल सेंटर्स आउट देयर, ये आपके रीजनल सेंटर्स आपके आगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका क्या था आपका, यस नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन जो इसने आरबीआई के नेशनलाइजेशन मतलब क्या, यानी कि नेशनलाइज्ड जो हुआ आपका, ये बेसिकली ये हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को आपका नेशनलाइज हुआ बैंक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या बात कर रहे हैं आपको, हाँ इनके गवर्नर कौन है सर, आपके फटर से मेंशन करो, आरबीआई गवर्नर इस टाइम पर कौन है। ठीक है, मेंशन करो इन द कमेंट सेक्शन, ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, कुछ तो याद रखो यार, कुछ लोग कुछ थोड़ा सा आप भी बताओगे तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा पहले कौन थे उनका बताता हूं सर। पहले गवर्नर जो थे सर, फर्स्ट गवर्नर जो थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द नेम। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। और अगर इंडियन आरबीआई गवर्नर, तो अंग्रेज हो गए, इंडियन की रिगार्डिंग बात करें सर, उनका नाम था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सीडी देशमुख। ठीक है, बस इतना काफी है। और आरबीआई का काम क्या होता है सर, आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूर, रेपो रेट, सीआरआर वगैरह तो है, ये आपका थोड़ा बहुत इसको मतलब क्या करता है आपका मैनेज करता है। साथ में सर करेंसी प्रिंटिंग, सर ये करेंसी प्रिंट करते हैं सर आपके 2 रुपए, 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड अबव, 2 रुपीज एंड अबव सर, ये आपके प्रिंट करते हैं, 1 रुपए नहीं करते, क्योंकि 1 रुपए के कौन प्रिंट करते हैं, 1 रुपए का काम जो है सर वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आपका आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, और फाइनेंस सेक्रेटरी के उसके ऊपर साइन होते हैं। 2 रुपए और अबव से जो होते हैं सर वो आरबीआई गवर्नर के आपको साइन देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा बाय द वे जो आर का ये रुपए का सिंबल जो आता है सर आपका, ये किसके द्वारा दिया गया सर, ये उदय कुमार जी के द्वारा गया हुआ आपका सिंबल दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। ठीक है, उदय कुमार के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, जो ये आपका हो गया, बताइए आपको मैंने, दिस इज मुंबई इज द हेडक्वार्टर, और बाकी सबके आपके रीजनल बेंचेस आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आपकी मेंशन की हुई है। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त कमीशन, ये बेसिकली सर क्या फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कैसे हम लोग आगे फ्यूचर में बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन देती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे बेटर तरीका का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, टैक्सेस का कलेक्शन बढ़े और टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कुछ पैसा यहाँ पर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के रिगार्डिंग बात करती है। प्रेजेंट इसको क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि इसको बनाया जाए, हर 5 साल में, हर 5 साल के लिए बनती है। सबसे पहले अच्छा इस टाइम पर कौन है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन जो है वो आपके एनके सिंह है। 2027 तक ये आपके रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अगले 2-3 साल के लिए फिट हो गया। देन इफ टॉक अबाउट सबसे पहले जो थे सर वो उनका नाम था ये वाईवी रेड्डी, ही वाज द वेरी फर्स्ट वन। विजय केलकर, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हैं आपके 15th, ठीक है। सो फर्स्ट जो थे सर वो आपके थे केसी नेगी, केसी न्यूगी वाज देयर, नेगी बोला है नेगी बोल दो, ठीक है, केसी नेगी वाज द फर्स्ट वन। ये जो है सर आपके 14th हैं, ये है आपके 13th, और इनको छोड़ दो, इनका कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ये आपके 13th है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच जो है आपकी वो कहां पर देखने को मिलती है। ट्रेंच एक तरह की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सीज, डीप सीज में आपको देखने को मिलती है। ये कहां पर देखने को मिलेगी सर आपको, ये फिलीपींस के पास देखने को मिलती है, फिलीपींस के पास आपको देखने को मिलती है। अब फिलीपींस किस ओशन का पार्ट है सर, ये आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, इसलिए आपको देखने को मिलेगी। देखो मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस मरियाना ट्रेंच के अंदर भी अगर आपसे पूछे कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, कौन सा डीपेस्ट, अगर आपसे पॉइंट पूछे तो उसका नाम क्या सर आपका, चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप, ठीक है, चैलेंजर डीप, दीप बोलो, दीप बोलो, ठीक है, मेरा नाम है आकाश दीप, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, चैलेंजर डीप। अच्छा मरियाना से रिलेटेड एक आपका ना एक और नाम भी लोग कंफ्यूज करते हैं, एक को बोलते हैं आपका मरीना, मरीना बीच, मरीना बीच, मरीना इज अ बीच, मरियाना इज अ ट्रेंच। मरीना बीच आपको कहां देखने को मिलता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट शोर लाइन आपको देखने को मिलेगी सर, ये आपका चेन्नई में आता है, चेन्नई में आता है सर, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, लिटरली वेरी लॉन्ग, आई हैव बीन देयर, मतलब बहुत बहुत चलना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके तो याद रखिएगा, ठीक है। देन सर यहाँ पर एक ना ऑप्शन आ रहा है सर, इसका नाम है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एक खासियत बताता हूँ आपको सर, इसके बीच में सर एक ना सारागासो सी आता है, जी हाँ, अटलांटिक ओशन के अंदर क्या आता है सर आपका, सी आता है, सारागासो सी, और ये बिल्कुल क्या आपका, ये बिल्कुल मिडल के अंदर है। और इसके अंदर सर यहाँ पर क्या होता है, वाटर की मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होती है। फॉर एग्जांपल देखो आपको अगर ये बताऊं तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, ऐसे करके आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, और इधर सर आपका ये इधर जो भी आपका यूरोप वगैरह चल रहा है, इधर आपका ये अफ्रीका वगैरह आ गया नीचे, ये आपका अफ्रीका वगैरह इधर शुरू हो गया, ठीक है। पॉइंट इज ये जो सी बनता है सर आपका यहाँ पर बनता है, ये जो बीच में सी सर बनता है, दिस इज नथिंग बट द सारागासो सी। और यहाँ पर क्या होता है सर, आपको ऐसा लगेगा कि ना पानी रुका हुआ खड़ा है, रुका हुआ है, मतलब काइंड ऑफ है ना, स्टैग्नेंट सा वाटर आपको देखने को मिलता है सर, इसे बोलते हैं सारागासो सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने किस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। एक काम करें सारे देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका आ रहा है सर आपका, इसको छोड़ दो, यंग बंगाल मूवमेंट को छोड़ दो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो इसको। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी पता आपको 13 अप्रैल निकल के गई है। 13 अप्रैल 1919 के अंदर क्या हुआ था, आपका बैसाखी का दिन था, और इस बैसाखी का दिन के अंदर से क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग एपिसोड हुआ था। क्यों हुआ था सर, आपको पता है कि रॉल्ट एक्ट यहाँ पर लगा चुकी थी, पंजाब के अंदर रॉल्ट एक्ट वगैरह, या इनफैक्ट पूरे देश के अंदर रॉल्ट एक्ट लगा दिया गया था, और जिससे कि ना लोग एसोसिएट या इकट्ठे नहीं हो सकते। अब लोग सर बैसाखी के लिए, बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, और यहाँ पर क्या किया था कि ये कि क्या कहते हैं आपका, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि प्रोटेस्ट वगैरह ना करें, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया कि जाओ वहां पर जाके लोगों को खाली करो। और सर वहां पर जो गए थे सर उनका नाम था जनरल डायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल डायर। देखो दो यहाँ पर लोग हैं, एक का नाम है सर आपका माइकल ओ डायर, एक का नाम है माइकल ओ डायर, एक का नाम है आपका जनरल डायर। तो माइकल ओ डायर जो थे सर, ये थे क्या थे, गवर्नर थे पंजाब के, ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। इन्होंने ऑर्डर दिए जनरल डायर को कि भैया जाओ और मामला खाली करवाओ। अब इन्होंने जाकर क्या करा, इन्होंने कराया सर मैसेकर, एक मैसेकर किया सर यहाँ पर, जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता ही है सर, ये किया, और ये किया था सर आपका 13 अप्रैल 1919 को। ऑफिशियल फिगर ये बोली गई कि 373 लोग यहाँ पर की डेथ हुई थी, बट एक्चुअल में इट इज प्रूवन 1000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर क्या की थी, गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और कहीं पर भी कहीं उनको मौका नहीं दिया गया था कि वो यहाँ से बाहर निकलकर कुछ और कर ले। अब इसके बाद सर क्या हुआ कि यहाँ पर जनरल डायर के ऊपर क्या की गई, बाद में जब अल्टीमेटली इंडियंस का प्रेशर आया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, तो एक हंटर कमेटी बनाई गई, एक हंटर कमेटी बनाई गई जो इनके ऊपर ये इस पूरे के पूरे एपिसोड को चेक करेगी और देखेगी कि यहाँ पर गलत हुआ सही हुआ, और हंटर कमेटी जनरल डायर को क्या कर देती है, ये सही साबित कर देती है, मतलब बोलती है कि हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अब जनरल डायर की तो मृत्यु हो गई थी ऑलरेडी, थोड़े टाइम के बाद हो गई थी, लेकिन माइकल ओडायर वॉज जिंदा। तो माइकल ओडायर से सर क्या कहते हैं बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह, बहुत मूवी भी आई थी बहुत बढ़िया, ठीक है, सरदार उधम सिंह ये क्या गए सर, यहाँ पर इन्होंने जाकर क्या लिया, इनसे बदला लिया सॉल्ट एक्ट का, और 1940 के अंदर जाकर ये कहां पर इन्होंने गए आपके कैक्सटन हॉल लंदन में जाकर इन्हें मारा, और जाकर क्या लिया, इसका बदला लिया, ऐसे करके आपको देखने को मिला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो, अब सर इसके अवेक के अंदर क्या हुआ कि 1920 के अंदर
क्या हुआ, हमारे देश के अंदर पहले ही चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट सर काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, बिकॉज खिलाफत मूवमेंट बेसिकली बात करता था किसके रिगार्डिंग, ये खलीफा की पोजीशन को रिमूव कर दिया गया था बाय क्या कहते हैं आपके ब्रिटिशर्स एंड ऑल। तो सर उसके रिगार्डिंग ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा था। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्या कर दिया, साथ में जोड़कर क्या किया गया, खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे से सही चल रहा था, ठीक है। और ये कब चला, 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे शुरू किया गया। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ सर, एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम है आपका चौरा चौरी एपिसोड, चौरा चौरी इंसिडेंट। इसमें सर क्या किया गया था कि 22 पुलिस वालों को, जो मतलब 22 पुलिस वालों को उठाकर मतलब पुलिस स्टेशन के साथ 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। और इसके चक्कर में सर गांधी जी ने क्या किया कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ हिंसा, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि ये नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना था, लेकिन आपने यहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल किया, इसलिए सर इससे नाराज हो गए और गांधी जी क्या करके जेल चले गए। गांधी वेंट टू जेल एंड 1922 के अंदर ये क्या हो गया आपका, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, बिकॉज लीडरलेस था, तो लीडर नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो 12 फरवरी 1992 के अंदर ये पूरा का पूरा एपिसोड खत्म हो गया। और काकोरी एपिसोड जो आता है सर आपका, इसका बाय द वे इसका आंसर चौरा चौरी एपिसोड है। और काकोरी एपिसोड के बारे में अगर बात करें सर, ये आपका देखने को मिलता है 1925 के अंदर, कि HRS सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करके यहाँ पे आपका काफी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के जो मेंबर्स थे उनको सर क्या कहता है यार, एक ट्रेन थी जो कि कहां से जा रही थी, काकोरी से लाहौर जा रही थी ट्रेन, काकोरी से लाहौर जा रही थी आपकी ट्रेन, उसको हाईजैक, उसको लूटने का प्लान किया गया था, लेकिन काफी सारे लोग पकड़े गए थे, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, लेकिन बाकी सब लोग पकड़े गए थे और फिर बाद में सबको फांसी दे दी गई थी। तो ये एपिसोड वाज आल्सो देयर। तो इसका आंसर ये आपको देखने को मिल जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर इटली भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं, जापान भी नहीं है, इसका एक आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिसिंग है सर, वो इसका आंसर है। उसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट के अंदर कि G20 समिट कहां पर होगा 23 का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के ऑप्शन कट किया इसमें से। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, वेट सबसे ज्यादा कहां पर आपको देखने को मिलता है। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो वेट होता है सर वो क्या होता है आपका, मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप कहीं भी चले जाओ, मून पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, स्पेस पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप सर, जो आपको देखने को मिलेगा मास इज द कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। लेकिन तो फिर क्या होगा सर, वेट जो डिपेंड करेगा वो जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो जी है सर ये कांस्टेंट नहीं होता। आप लोगों ने बचपन में 10 मीटर पर सेकंड तो बहुत इजीली मान लिया होगा, लेकिन एक्चुअली में 10 मीटर पर सेकंड नहीं होता। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, जो एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं सर, वो लेते हैं हम लोग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या आपकी एवरेज है। इसकी सर अगर बात करें तो हमारी अर्थ क्या है, ये फ्लैट नहीं, हमारी अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं है और गोल भी पूरी नहीं है। इसकी जो शेप है सर, इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड, इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑब्लेट स्फीरॉइड इसको शेप बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं जियोइड बोल दो, या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड बोल दो, इसको जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड, मतलब संतरा जो होता है ना, सब पिचका दो साइड्स में, ये आपकी शेप होती है। अगर हम लोग बात करें सर यहाँ पर क्या रेडियस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या रेडियस ऑफ पोल क्या कंपेरेटिवली छोटा है, तो बेसिकली सर ये रेडियस के ऊपर भी काफी डिपेंड करती है, और जी की जो वैल्यू होती है सर दोनों में अलग अलग जगह पे आती है। तो अगर हम लोग बात करें सर जी ऑफ इक्वेटर, थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूँ, जी ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है सर वो होती है 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। और जी जो पोल के ऊपर होती है सर वो क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है, दैट इज इक्वल टू 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों का सर एवरेज लोगे तो दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी, तो 79 से 2 ऊपर और 83 से 2 कम, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली की वैल्यू हो जाएगी। तो जब जी ऑफ पोल क्या होती है सर ज्यादा होती है, और पूछ कर रहा है कि वेट सबसे मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां पर जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, जी जहां पर मैक्सिमम होगा सर वहां पर वेट मैक्सिमम होगा, जी पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होता है, इसका मतलब आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड लोग बात करें सर, ये एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था 1885 के अंदर, आपका फॉर्म किया था 1885 के अंदर, इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, बस इतना काफी है, इतना याद रखिएगा। और डब्ल्यूसी बैनर्जी जो थे, देखो पहली जो कॉन्फ्रेंस थी ना वो कहां पर हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी बॉम्बे के अंदर हुई थी। 72 डेलीगेट्स ने इसका पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहते हैं आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपका, हर साल यहाँ पर क्या करते रहे, आपके कराते रहे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देन इसका सेकंड सेशन जो होता है सर आपका कहां पर होता है, कलकत्ता में होता है। इसके 4 सेशन ना स्टार्टिंग वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है बट याद रख लेना। सर अगले साल ही होगा, मतलब 1886 के अंदर वो आपका हुआ होगा। इसके अंदर सर जो हेड थे ना, जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सर आपका दादा भाई नौरोजी, जिनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। एंड ये आपको देखने को मिले। देन सर थर्ड सेशन जो हुआ सर वो कहां पर हुआ, आपका मद्रास के अंदर हुआ।
मद्रास के अंदर। और मद्रास के अंदर जो आपका हुआ सर, यहाँ पर हमारे देश के पहले मतलब ये आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए, जिनका नाम क्या था, बदरुद्दीन त्याबजी। अगेन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, क्योंकि आपका थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, थक जाओगे आप। एंड फोर्थ जो सेशन हुआ सर आपका ये कहा हुआ आपका इलाहाबाद, जिसका नाम क्या रख दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया। इलाहाबाद के अंदर आपका फोर्थ सेशन होता है। यहाँ पर क्या थे, हमारे देश के पहले फर्स्ट नॉन नेटिव मतलब जो हमारे देश के नहीं है उनको बनाया गया सर। इनका नाम क्या था, इनका नाम था सर आपका जॉर्ज यूल इज द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद सर आपके और भी बहुत सारे लोग हैं, अगेन आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा 1907 के अंदर एक हुआ सर सूरत स्प्लिट, सूरत के अंदर हुआ था ये आपका सेशन। और सूरत के अंदर क्या होगा सर, कुछ लोग के बीच में मॉडरेटर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट वो क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, ठीक है, ऐसे करके बाद में फिर जाकर 1916 के आसपास जाके फिर से मिलन हो गया, वो बहुत अलग है, आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट। अगेन आप याद सकते हो चीजों को लेकर, ओके। महात्मा गांधी जी कभी नहीं रहे, मतलब लाइक मेजरली कभी भी यहाँ पर प्रेजेंट आपके नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह तो रहे हैं, टेंशन बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आर्टिकल्स मैच करने हैं। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग करके हटे थे आर्टिकल 368, ये था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग बात करता था, ये तो बड़ा सिंपल तरीके से ऐड हो गया, ठीक है। देन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, आर्टिकल 40 बात करता है सर पंचायती राज के रिगार्डिंग बात करता है। पंचायती राज अगर हम लोग बात करें, ये गांधी जी की सोच थी कि ऐसा करके होना चाहिए। ये बेसिकली थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, तो होता है सर सेंटर, एक होता है स्टेट, एक होता है सर ये पंचायती राज। थर्ड क्या कहते हैं आपका क्या होता था आपका थर्ड, अभी बोला यार, अभी मैंने बोला था थर्ड टीयर, हाँ थर्ड टीयर के रिगार्डिंग बेसिकली बात करता है पंचायती राज, ठीक है। पंचायत सबसे पहले बात हमारे देश में कहां बनी सर, ये बनी थी आपकी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। इट वाज अ ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ बेसिस पे बात करी थी। जब बाद में वर्कआउट हो गया तो फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल को हमारे देश में से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, तो 24 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं कौन सा, पंचायती राज डे बनाते हैं, पंचायती राज डे। अच्छा 93, सॉरी लिखना भूल गया, 93, ठीक है। ये पंचायती राज, हम लोग पंचायती राज दिवस बनाते हैं इस दिन को, ठीक है। अभी आई थिंक आने वाले 24 अप्रैल, बिल्कुल सही बात है, 24 अप्रैल 93 को हम लोग यहाँ से सेलिब्रेट करते हैं, इसका याद रखना, ठीक है। और क्या सर इसके बारे में हाँ, तो आर्टिकल नंबर सर कौन सा इसका, 243 ओ, 243 से लेकर 243 ओ तक इसके आर्टिकल्स आपके आते हैं, याद रखना, ठीक है। जिस तरह से सर पंचायत होती है सर आपके, ये होती है आपकी क्या कहते हैं आपके मतलब रूरल लेवल के ऊपर आपके देखने को मिलती है सर। उसी प्रकार से आपकी क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। तो दो तरह के आपके 3 टीयर सिस्टम के अंदर बनाने की कोशिश की गई, वो ये आपके देखने को मिल जाते हैं सर। इसके भी इलेक्शन सर क्या होते हैं, 5 साल के अंदर इलेक्शन आपके देखने को मिलते हैं। एसटी और ओबीसी को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया, मतलब रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पर आप लोग मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं काइंड ऑफ करके। एंड सर कई ये, अच्छा किसकी सबसे पहले जो जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि बनाना चाहिए, वो कौन सी सर, आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी आपको देखने को मिल जाती है सर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेटीज है, बट अगेन यू डोंट हैव टू गेट टू मच इनटू डेप्थ, स्पेशली कंसीडरिंग द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है। देन आर्टिकल 61 सर ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट हमारे देश में लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को हमें हटाना तो वो कैसे करते हैं सर, 61 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। इसके अंदर सर क्या होता है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। मुद्दे की बात आप याद रखो, आप सिर्फ एक लास्ट और मतलब मेजरली आपको बात बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतना पॉइंट याद रख लो बस, ठीक है, बाकी और कुछ ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट आपकी होती है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आर्टिकल 52 ये बात करता है सर रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन के रिगार्डिंग बात करता है। देखो आर्टिकल 52 +4, देखो +4 कितना करेगा सर, आर्टिकल 356, देन सर +4 आर्टिकल 360। देखो ये जो बात करता है सर, ये बात करता है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की, ये बात करता है सर हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। और सर आर्टिकल 360 बात करता है सर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिगार्डिंग बात करता है। अब देखो इंटरेस्टिंगली इनफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक नहीं लगी, कभी भी लगाई नहीं गई है हमारे देश में। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में सर 3 बार लग चुकी है, और सर ये स्टेट इमरजेंसी का प्रेसिडेंट रूल तो सर बहुत बार लग चुका है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, तो नो कमेंट्स रिगार्डिंग इट, ठीक है। 3 बार लगी है। अभी 3 बार जो लगी है सर ये भी याद रख लेते हैं। सबसे पहले सर आपके देखने को मिल जाती है सर 1962 चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, उस टाइम पे लगी थी। उसके बाद सर लगी 1971 के अंदर हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब लगी थी। और उसके बाद सर 1976 के अंदर सर क्या होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्लॉज करके इंदिरा गांधी जी ने इसको यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद से हमारे देश में कभी नहीं लगी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे इंडो चाइना वॉर, जो कि अक्साई चीन और वो ले गए थे एरिया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया कर लिया था, ले लिया था। और इसे बोलते सर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, मतलब बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान को जड़ से खत्म करके बांग्लादेश बना दिया गया था। तो सर उस टाइम पे लगी थी 1976 से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्लॉज इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। और इंदिरा गांधी जी के बाद ही इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बाद ही
मतलब इस इमरजेंसी के बाद ही बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता, अपनी पावर कहीं ना कहीं लूज कर दी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो भैया जरूर लिखना, और अगर आपको ऐसे सेशन और भी पसंद है तो आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे सेशन मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश के लिए चाहिए हो तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ सेशन लेकर आएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको लगा हो डेफिनेटली बताना जरूर। एंड दिस इज माय आईडी, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आई रिगार्डिंग जीएस प्रिपरेशन इटसेल्फ तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ऑन पर्सनल लेवल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।